有人，शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बड़ा हरामी हो बेटा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं तफरी टीवी। एक बड़े गैप के बाद मैं आप लोगों के लिए दोबारा लेकर आया हूं एक अमेजिंग और मज़ेदार वीडियो जिसे देखकर आप इंजॉय करेंगे और कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें आप पहले से ना जानते होंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, हम अपने घरों में और रेस्टोरेंट्स में अपने मनपसंद खानों में आम इस्तेमाल होने वाली चीज़ मिर्च से तो वाकिफ़ ही हैं। वो वाली मिर्चें नहीं जो बातों बातों में हम दूसरों को लगाते हैं, बल्कि वो मिर्चें जो हमारे खानों को लजीज और टेस्टी बनाती हैं और जिनके इस्तेमाल के बगैर हमारे खाने बेजायका होते हैं। दुनिया में इन मिर्चों की हज़ारों इकसाम मौजूद हैं जो ज़्यादातर जंगलों में पाई जाती हैं और सिर्फ 5 इकसाम की मिर्चें घरेलू इस्तेमाल के लिए उगाई जाती हैं। इनमें से काली मिर्च के बारे ख्याल है कि सबसे पहले इसको घरों में इस्तेमाल के लिए उगाया गया था, जबकि सुरख मिर्च के 6000 साल पुराने बीज मैक्सिको और पेरू से दरियाफ्त हो चुके हैं। मिर्चों की हज़ारों इकसाम होने के बावजूद भी हैरानकुन बात यह है वो सिर्फ एक ही पौधे की मुख्तलिफ नस्लें हैं जो दुनिया भर में फैली हुई हैं। मिर्चों के तीखेपन या स्पाइसी होने को सिर्फ मैमल्स यानी दूध देने वाले जानवर ही महसूस कर सकते हैं, जबकि दीगर जानवर और खुसूसन परिंदे मिर्चों के इस तीखेपन को महसूस नहीं करते। यही वजह है कि परिंदों की फीमेल्स अपने हमसायों और रिश्तेदारों को मिर्चें नहीं लगा सकती। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मिर्चों के स्पाइसी टेस्ट को एक आले की मदद से चेक भी किया जा सकता है जिसे स्कोवाइल स्केल कहते हैं और ये विल्बर स्कोवाइल के नाम पर रखा गया है। असल में मिर्चों का ये तीखापन उनका अपना दिफाई मैकेनिज़्म होता है जो वो कीड़ों मकोड़ों से बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता चूँकि परिंदे इस टेस्ट को फील नहीं कर सकते, वो इन मिर्चों को खा लेते हैं और यूँ पौधों के बीजों का फैलाव दूर दराज इलाकों तक हो जाता है। मगर इस फैक्ट की सबसे मज़ेदार और हैरानी वाली बात यह है कि जापान में मुतारफ़ होने के बाद एक लंबे अरसे तक मिर्च खाने के लिए इस्तेमाल नहीं हुई और सर्दियों में पाँव को गर्म रखने के लिए जुराबों के अंदर एड़ियों के नीचे रखी जाती थी। नहीं, मैं नहीं मानता। आप माने या ना माने, अलबत्ता 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने मिर्च को जापान में मुतारफ़ करवाया था और जापान में पहुंचने के बाद काफ़ी अरसे तक ये खाने के बजाय सर्दी से बचने के लिए इस्तेमाल होती रही। तो कैसा लगा ये फैक्ट? मज़ा आया। दोस्तों, दुबई के बारे आप जानते ही हैं जो आए रोज़ दुनिया को अपनी खूबसूरती और नाकाबिल यकीन बिल्डिंग टेक्निक से हैरान करता रहता है। कभी पाम जमीरा जैसा मसनूई जजीरा बनाकर दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है, तो कभी दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बनाकर अपनी खूबसूरती का लोहा मनवाता है। और मुस्तकबिल में भी दुबई के ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो उसे बाकी दुनिया से यूनिक और अलग बनाए रखने के लिए काफ़ी हैं। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट दुनिया की बुलंद तरीन बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के गिर्द डाउनटाउन सर्कल की तामीर है। ये डिज़ाइन एक आर्किटेक्चर कंपनी ज़ीन एरोस्पेस की तरफ से पेश किया गया है, जो बुर्ज खलीफा के चारों तरफ एक फ्यूचरिस्टिक और शानदार रिंग की तरह तामीर की जाएगी। इस इमारत की ऊंचाई 550 मीटर होगी और बुर्ज खलीफा के गिर्द 3 किलोमीटर के एरिया को घेरेगी। इसमें मकानात और पब्लिक और कमर्शियल ब्लॉक्स बनाए जाएंगे और इसके अलावा टूरिज़्म के लिए भी लाजवाब साइट होगी। इस इमारत को छोटे यूनिट्स में तकसीम किया जाएगा ताकि कसीर उल मकासद सहूलियात मुहैया की जा सकें। यह इमारत बड़े बड़े पिलर्स पर तामीर होगी जो इसको 550 मीटर ऊंचाई पर बुर्ज खलीफा के गिर्द एक दायरे की सूरत में कायम रखेंगे। डाउनटाउन सर्कल में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए इमारत की निचली जानब हैंगिंग पोर्ट्स और रेल का नेटवर्क भी बनाया जाएगा। इसके अलावा डाउनटाउन सर्कल में एक स्काई पार्क भी बनाया जाएगा जिसमें कुदरती माहौल की हर मुमकिन झलक नज़र आएगी। यहाँ पर विजिटर्स को मुख्तलिफ़ इक़साम के पौधे और दरख्त, रेत के टेले, आबशारें, मसनूई गारें, घाटियाँ और झरने देखने को मिलेंगे। इस फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट का मॉडल कोरोना पेंडेमिक के दौरान पेश किया गया था, जो ज़ीन एरोस्पेस को फाउंडर्स नजमुस चौधरी और नील्स रेमिस ने पेश किया था। इस मॉडल पर पेशरफ्त और गौर खोज जारी है और अंदाज़न 2040 तक ये सर्कल मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों, हम शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन जो इंसानों और दीगर जानदारों को सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, पौधों से खारिज होती है और बदले में वो इन जानदारों की खारिज की हुई गैस कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं। और अमेज़न का जंगल, जिसे दुनिया के लंग्स भी कहा जाता है, ऑक्सीजन का एक बड़ा हिस्सा प्रोवाइड करता है। अलबत्ता दुनिया में जंगलात के कटाव से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की शरह मुतासर हो रही है, माहौल पर बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं। लेकिन एक जदीद तहकीक के मुताबिक आप ये जानकर हैरान होंगे कि हमारी ज़मीन पर 50 से 80% ऑक्सीजन सिर्फ समंदरों से खारिज होती है। दरअसल ये ऑक्सीजन आम आंख से नज़र ना आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे प्लैंकटन कहते हैं और कुछ बैक्टीरिया और इनके अलावा समंदरी पौधे और अलजी वगैरह पैदा करते हैं।
प्रोक्लोरोकोकस जो इस कुर्रा अर्ज़ पर सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और फोटोसेंसिस कर सकता है, यानी ऑक्सीजन पैदा करता है, और इसके ज़रिए 20% ऑक्सीजन हमारे माहौल में शामिल होती है, और ये शरह दुनिया में पाए जाने वाले तमाम जंगलात से आने वाली ऑक्सीजन से ज़्यादा है। समंदरों में ऑक्सीजन की ये शरह तब्दील होती रहती है और इसकी वजह ऑक्सीजन खारिज करने वाले इन ऑर्गेनिज़म्स की तादाद में कमी बेशी है। लेकिन समंदर से आने वाली ये ऑक्सीजन ज़मीन पर बहुत कम पहुंचती है, क्योंकि समंदरों से जितनी मिकदार इसकी खारिज होती है तकरीबन उतनी ही मिकदार आबी मखलूक़ात और समंदरी हयात इस्तेमाल कर लेती हैं। अलबत्ता प्रोक्लोरोकोकस बैक्टीरिया जो इस माहौल में लगभग 20% ऑक्सीजन शामिल करता है की तादाद तेज़ी से कम हो रही है, और इसकी वजह प्लास्टिक है। इंसानों की फैलाई ये आलूदगी जो समंदरों तक पहुँच चुकी है, से कुछ मखसूस केमिकल्स खारिज होते हैं जिनसे ये बैक्टीरिया मुतासर होते हैं, और इनकी तादाद कम हो रही है, जो यकीनन माहौल पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालेगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी और कौन सा फैक्ट ज़्यादा पसंद आया, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।